हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो आप सबको पता है, मैंने मॉडल सेट पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन था। आज की जो क्लास है वो जो है आपके पास, आपके स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, वो आज 50 से लेकर के 100 तक डिस्कशन होगी। ठीक है, जिसमें से हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश और प्रोज ये सब दिया गया है, इन सब की भी डिस्कस करेंगे। और आप सबको बता दूं कि मैं 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो देख लीजिए और अच्छा समझिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम उनका जो सॉल्यूशन होगा वो हम करके देंगे। जितना तक हमसे हो सके उतना तक हम करेंगे। आज की जो क्लास है वो हम क्वेश्चन नंबर 51 से चलेंगे और खत्म कर देंगे आज पूरे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो अब यहां पर हमें करेक्ट सेंटेंस चयन करना है। देखिए, कह रहा है हैव यू रीड द गीता, आर यू रीड द गीता, इज यू रीड द गीता, या मे यू रीड द गीता। अगर हम ग्रामर के हिसाब से चले तो देखिए, हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म रीड दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आर के साथ कभी भी वर्ब का पहला फॉर्म नहीं आता है, वर्ब का चौथा आना चाहिए। ये तो यहीं पे गलत हो गया। सी ऑप्शन इसलिए गलत है, इज में भी वही कंडीशन कि भाई इज के बाद आपको वर्ब का पहला फॉर्म नहीं आएगा। अब इस कंडीशन में एक और बचता है, मे यू रीड द गीता। तो भाई मे के साथ आप वर्ब का पहला फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ए और डी दोनों सही लग रहा है, लेकिन अब इन दोनों में बेस्ट कौन है? देखिए, अब इसका मीनिंग निकालिए। कह रहा है कि मे यू रीड द गीता, क्या आप गीता पढ़ सकते हैं? और इसका मतलब है क्या आप गीता पढ़ चुके हैं? तो कंफर्मेशन सेंटेंस जो है आपके पास ए हमारे अनुसार सही लग रहा है, क्योंकि गीता पढ़ना जो है ये नहीं कह सकते कि मे यू रीड द गीता, क्या आप गीता पढ़ सकते हैं? नहीं, गीता पढ़ना अच्छी बात है, धर्म ग्रंथ का नाम है, इसलिए दो भी लगा हुआ है। हैव यू रीड द गीता, क्या आपने गीता पढ़ चुके, क्या आप गीता पढ़ चुके हैं? ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, और मे यू रीड द गीता अगर कहेंगे तो ये कर है पॉसिबिलिटी। तो भाई पॉसिबिलिटी क्यों? ये धर्म ग्रंथ है, पढ़ना ही चाहिए, इसलिए हम करेक्ट सेंटेंस के साथ जाएंगे ए, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। वैसे अगर ग्रामेटिकली कहा जाए तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी दिखाता है, अगर पॉसिबिलिटी दिखाता है कि क्या आप गीता पढ़ सकते हैं तो मे के साथ हम जा सकते थे। चलिए नेक्स्ट है 52। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेट पेंटर एंड पोइट। अब यहां पर मैं जो कंसेप्ट बनाऊंगा ध्यान से सुनिएगा उसको। ठीक है, देखिए, द एक कंसेप्ट है आपके पास द, और द के बाद लिखा है ग्रेट पेंटर, उसके बाद है एंड पोइट डैश डाइड। अब देखिए, अगर द लगा रहे, यहां पर कोई नाउन रहे, फिर एंड लगा रहे, फिर यहाँ पे अगर द लगा रहता है फिर नाउन रहता है, तो इस केस में ये सब्जेक्ट जो है वो होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। तो जब ये प्लूरल हो गया तो इस सेंस में ये प्लूरल सब्जेक्ट होगी और वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। अब इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो यहां पर तो भाई एक ही द है, इस केस में क्या है कि जब एक द है, द ग्रेट पेंटर, ठीक है, एंड पोएट, इसका अर्थ हुआ कि ये एक ही व्यक्ति है, पेंटर भी है और पोएट भी है, तो ये हो गया सिंगुलर। इसीलिए इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? सिंगुलर।
तो अब देखिए क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या हैव होगा, नहीं, क्या हैज होगा या इज होगा या आर होगा, तो भाई ये दोनों पहले ही कट गया। अब हैज और इज की अगर हम बात करें तो द ग्रेट पेंटर एंड पोएट इज डाइड या हैज डाइड, अब ये V3 है मतलब तीसरा फॉर्म, इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे, हैज के साथ, हम इज के साथ भी नहीं जाएंगे तो चूंकि ये वॉइस नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम इज के साथ भी जा सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 53 क्या कह रहा है उस पे हम ध्यान देंगे। ए स्वॉर्ड वाज हैंगिंग डैश हिज हेड, तो उसके हेड से जो है उनका एसवर्ड क्या है, लटका हुआ है, ठीक है। तो ए एसवर्ड वाज हैंगिंग ओवर हिज हेड, यानी एसवर्ड मतलब होता है तलवार, तो वो लटका हुआ है उसके हेड के ऊपर, या थ्रू हिज हेड, या ऑफ हिज हेड, या एट हिज हेड। तो ए एसवर्ड वाज हैंगिंग, एसवर्ड जो है लटका हुआ है, डैश हिज हेड, तो यहां पर ओवर, ओवर तब होता है जब ऊपर वाला वस्तु का क्षेत्रफल ज्यादा हो नीचे वाला कम हो, तब ओवर लगाते हैं, ठीक है। तो थ्रू तो होगा नहीं, ऑफ तो होगा नहीं, ए एसवर्ड वाज हैंगिंग लटका हुआ है, डैश इज हेड, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो है, अगर हम एट हिज हेड तो देंगे नहीं क्योंकि सटा हुआ तो नहीं होगा, हटले होगा, थ्रू ऑफ नहीं, तो यहाँ पर देखिए ओवर नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई सेंस नहीं दे रहा है, ऑन भी नहीं है ना। और यूं कह सकते हो कि ओवर का मतलब ऊपर के सेंस में, है ना। तो यहाँ पर हम ओवर के साथ जा सकते हैं, जैसे ये है तलवार, ठीक है, और ये है व्यक्ति का हेड, तो यहाँ पर लटका हुआ है पर हटा हुआ है, इस केस में एभव होना चाहिए था, लेकिन वो तो है नहीं, इसीलिए हम ओवर के साथ भी जा सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है ओवर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, हम स्पेलिंग की ओर ध्यान देते हैं। कह रहा है स्पेलिंग इंटेलिजेंट पूछा, हमने क्या बोला उस दिन, इंटेलिजेंट का स्पेलिंग पहले लिख लो भाई, INTELLIGENT, अब मिला लो INTELLIGENT, तो बी ऑप्शन राइट है, इसमें GANT है, इसमें तो ई से स्टार्ट है, ये तो है ही नहीं सही, इसीलिए बी ऑप्शन के साथ हम चले जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, द डॉक्टर गो टू हॉस्पिटल डैश हॉस्पिटल रेगुलरली, भाई डॉक्टर का काम है ही हॉस्पिटल जाना, तो कोई खास काम थोड़े कर रहा है, इसीलिए हम ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे ना द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल। इसका मतलब होता है डॉक्टर गो टू हॉस्पिटल रेगुलरली, डॉक्टर का काम ही है हॉस्पिटल जाना। अगर यहाँ पर अगर हम कहते कि द डॉक्टर गो टू स्कूल, तो द स्कूल हम कर देते, गो टू द स्कूल, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना कि हम ना ए लगाएंगे ना एन ना ही द, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, जब खास की बात होगी ना तो ही हम दो लगाते हैं। अगला है लीव्स आर फॉलिंग डैश ट्री, आप पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में कि वृक्ष से जो है पत्ते गिरते हैं तो उसका मतलब आपादान में आ जाता है, वो आपादान में आप क्या पढ़े हैं कि वो एक दूसरे से जुदा हो जाता है, तो ये मान लीजिए पेड़ है, सॉरी ये मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, और इसमें से एक पत्ते मान लीजिए गिर रहा है,
ठीक है, तो ये हट करके गिरेगा ना, तो यहां पर जब जुदा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम। ठीक है, तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 57, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग चूज करना है, क्या है, फेवरेबल। तो पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, FABOU RABLE। अब मिला लीजिए, FABOURABLE, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस तरह से एग्जाम में आराम से बनाइए, कोई इधर फराने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम दिया रहता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे जल्दी टाइम थोड़ा बचेगा, दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं। ठीक है, वी डैश ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। हमें जो है अपने एप्लीकेशन को विधिवत क्या करनी है, भरनी है। ठीक है, तो क्या करनी चाहिए भाई, भरनी चाहिए, तो यहां पर सूट के साथ जाएंगे, वी कैन ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। हम कैन एबिलिटी ये नहीं है, विधिवत रूप से हमें क्या करनी, सलाह है कि हमें विधिवत रूप से एप्लीकेशन क्या करनी चाहिए, भरनी चाहिए। इस केस में हम शुड के साथ जाएंगे, कुड के साथ नहीं, मे के साथ नहीं, और कैन के साथ नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि ये कोई एबिलिटी नहीं है, ये सलाह है कि भाई आपको जो एप्लीकेशन है उसको ड्यूली यानी कि विधिवत तरीका से भरनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे पास समय में कि वी कुड ड्यूली, मतलब हम भर सकते थे, है ना, तो विधिवत रूप से, तो कहना उचित हिंदी में लग रहा है, पर इंग्लिश के अनुसार एक सलाह है, तो आप इसके साथ चले जाएंगे, सी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपके पास कितना, 59। कहते द डॉक्टर मस्ट कम सून डैश द पेशेंट विल डाई। कह रहा है कि डॉक्टर को जो है मस्ट कम, अवश्य आना चाहिए शीघ्र, नहीं तो द पेशेंट विल डाई, पेशेंट मर जाएगा। तो नहीं तो का अर्थ क्या होता है, अदरवाइज। तो अदरवाइज मतलब नहीं तो, इसलिए ये यहाँ पर अदरवाइज होगा। नोर का कोई सवाल ही नहीं, नेदर के साथ नोर आता है, अनटिल का कोई सवाल नहीं जब तक, और अनलेस का भी सवाल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अदरवाइज यानी नहीं तो। ठीक है, तो अदरवाइज नहीं तो। ठीक है, द डॉक्टर मस्ट कम सून अदरवाइज द पेशेंट विल डाइज। ठीक है, तो द डॉक्टर जो है मतलब अवश्य आनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60, द डैश ऑफ जर्मन्स इन द यूएस वाज एक्सेलरेटेड। यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, द डैश ऑफ जर्मन यानी कि जर्मन का जो एसिलेशन है यूएसए में वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते जा रहा है, तो इसका आंसर जाएगा सी, इसका नाम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी चीज में समायोजित हो जाना। ठीक है, तो जर्मन का जो समायोजन है वो यूएसए में काफी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, जिसको समावेश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। अब देखिए हम यहाँ पर एक सलाह देना चाहेंगे कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करें तो उस केस में आपको सबसे पहले 61 से 100 तक सोल्व करना है। ठीक है, हम क्यों बोले 61, सॉरी हाँ 61 से 100 तक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है विशेषता, जब आप इनको सोल्व करेंगे तो इसमें एक ही चीज होता है, आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आंसर नहीं दे पाइएगा। तो इसमें जो भी आंसर आता होगा आप आराम से दे सकते हैं, नहीं आता है नहीं दे सकते, इसलिए टाइम की बचत होगी, बस इतना ही कहना था। अब आगे की बात हम करते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडिया के लिए क्या समझा जाएगा,
रियल फॉर इंडिया, वांट फॉर इंडिया, लिविंग फॉर इंडिया, एरियन फॉर इंडिया। यानी कि वेस्टर्न, अगर हमारे यहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो जाएगी तो उसका क्या मतलब बनेगी, तो वो मेरे इंडिया की बर्बादी ही होगी, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। इसीलिए वेस्टर्न जहां है वहीं रहे तो बेहतर है। ठीक है, चलिए, नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन, कौन से भाषा में नानू काका कंफर्टेबल थे इंग्लिश बोलने, मराठी, गुजराती, बिहारी या बंगाली। तो आंसर क्या होगा इसमें, इसका आंसर होगा मराठी। उसने मराठी भाषा में गाली भी दे दिया था उस कहानी में। ठीक है, इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। बर्ट्रैंड रसेल वाज डिस्टिंग्विश्ड, बर्ट्रैंड रसेल एक महत्वपूर्ण क्या थे, एक महत्वपूर्ण डैश थे, केमिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे। आप सबको याद होगा ये फिलोसफर के साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना, बर्ट्रैंड रसेल क्या थे, मैथमेटिशियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है 64। डैश इज मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का जो मेन कंसर्न है वो क्या है, तो वो है नेशनल इंटरेस्ट। क्या है, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो न्यूज़पेपर का क्या होना चाहिए, मेन कंसर्न होना चाहिए, न कि पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, न कि व्यक्तिगत रुचि, ना ही लोगों की रुचि, ना ही समाज की रुचि। हमें अपने राष्ट्र का जो इंटरेस्ट है उसके साथ जानी चाहिए, यही न्यूज़पेपर का मेन कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी दिया गया, बताइए तो कौन लेसन का है, कमेंट करके। ये उस लेसन का है, याद करो, जिसमें न्यूज़पेपर का चर्चा है। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे, अगर आप नहीं बता पाए तो कमेंट के माध्यम से हम बता देंगे। ठीक है, चलिए कुछ कुछ टास्क भी करते जाइए, मन लगेगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, डैश क्या है, डैश हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपुल, किसने कहा था कि, मतलब किसमें डैश हैज बीन कॉल्ड, किसमें कहा गया है कि हमारा जो यंग नेशन है वो किसका है, एंशिएंट पीपुल का है, एंशिएंट पीपुल का यंग नेशन। ये इंडिया के बारे में कहा गया, तो इंडिया हैज बीन कॉल्ड, इंडिया को कहा गया द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपुल, यानी पुराने लोगों का नया कौन चीज, नेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 66। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर के अनुसार, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, द बैंक ऑफ डैश, तो बैंक ऑफ जस्टिस, न्याय का जो खाता है यानी बैंक है वो क्या हो गया है, बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया हो गया। तो जस्टिस का जो बैंक है वो दिवालिया हो गया, जस्टिस मतलब न्याय। क्योंकि आप सबको पता होगा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि व्हाइट लोग जो थे वो ब्लैक लोगों से नफरत करते थे, इसीलिए वो कहते थे, मार्टिन लूथर के अनुसार कहा गया है कि ये जो बैंक करप्ट हुआ है, कौन सा बैंक हुआ है, न्याय का बैंक, क्योंकि उनको एक उचित न्याय नहीं मिला था, ना ही टैक्सेस, ना ही अलास्का, ना ही इबिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, जर्माइन ग्रीर डैश इज वेल नोन डैश राइटर, तो रेसिस्ट राइटर होगा, एंटी फेमिनिस्ट, सेक्सिस्ट या फेमिनिस्ट। देखिए ये औरतवादी कवि थे, इसीलिए हम इनके साथ जाएंगे और इसका अर्थ होता है फेमिनिस्ट। तो जर्माइन ग्रीर एक फेमिनिस्ट राइटर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 68 है, डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी
allowed to keep hens? कौन सजेस्ट किया था बेंजी को कि भाई साहब वो जो हेन्स था उनको क्या करने, पालने के लिए? तो द डैश सजेस्टेड, द डैश सजेस्टेड, ठीक है, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। बेंजी को हेन रखने के लिए किसने सलाह दिया? उसका नाम क्या है? डॉक्टर। ठीक है, क्या नाम है उसका? डॉक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल एस बर्ग, पर्ल एस बर्ग थिंग्स डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। रिलीजन, पर्ल एस बर्ग ने कहा कि रिलीजन जो है आज भी इंडिया में क्या है? कायम है। ठीक है, चलिए बाद बाकी और कोई ने कहा था गॉड, गॉडेस, महात्मा गांधी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, डैश हु वाज द हिप्पोकॉन्ड्रिक लैंड ओनर इन मैरिज प्रपोजल। हिप्पोकॉन्ड्रिक का अर्थ होता है सैड। क्या होता है? सैड। सैड मतलब दुखी। तो कौन जो था दुखी मालिक था? तो इसमें जो था लेमोब था, क्योंकि उसको कमजोर दुखी मालिक को हम क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो थे वो कौन थे इस ड्रामा में? लेमोब थे। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब होता है जो व्यक्ति डरा डरा सा रहता है, बार बार बेहोश होता है। ये काम बस लेमोब ही करते थे, बार बार बेहोशी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डन मैंस पावर इज, कौन चीज? फीबल। फीबल मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जॉन डन के अनुसार मनुष्य का जो शक्ति है वो कैसा है? फीबल है, यानी कि कमजोर है। बाद बाकी स्मूथ नहीं था, सॉरी नहीं था, स्टोरी नहीं था, एक्टिव नहीं था। तो जो किताब में नहीं है उसके साथ हम नहीं जाएंगे। तो मनुष्य की शक्ति क्या है? कमजोर है। ठीक है, ये बात कब कहा गया था? हाउ फीबल इज मेन्स पावर, इफ गुड फॉर्चून फॉल वी कैन नॉट एड अनदर आवर। तो उसी में ये बताया गया है ना, कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, हाउ फीबल इज मेन्स पावर वाला। ठीक है, नेक्स्ट, जॉन डन wants to go not because he is tired of, किन से? वाइफ्स। तो यहाँ पर कहते हैं कि जॉन डन वांट्स टू को, जॉन डन बाहर जाना चाहता है, अबे दूर जाना चाहता है, नॉट बिकॉज ऑफ, इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने वाइफ से थक गया है। इसका मतलब ये नहीं था बिल्कुल कि अपने वाइफ से थका हुआ था, अपने वाइफ से प्रेम करता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टायर्ड ऑफ किन से? हिज वाइफ से। अपने वाइफ की चर्चा इसमें किया गया है, इसीलिए यहाँ पर आंसर जो है क्या हो जाएगा? हिज वाइफ। तो जॉन डन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, ह्यूमन लाइफ इज नो लेटर देन, नहीं, यहाँ पर बेटर देन होना चाहिए। ठीक है, बेटर देन, बेटर देन, तो सही कर लीजिएगा आप अपने मॉडल पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, किन से? डेथ से। जॉन का कहना था कि मनुष्य का जीवन जो है डेथ से बेहतर नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ भी गलत आंसर दिया है, गलत क्वेश्चन है। जॉन डन नहीं होगा, जॉन किट्स होगा। क्या हो जाएगा? जॉन किट्स। अब ये कितनी एज में मरे थे? 26 साल में। कितने एज में? 26 साल में जॉन किट्स का क्या हो गया? देहांत। कहा जाता है कि रोमांटिक एज का जो जनक है, रोमांटिक एज का जनक है विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे लास्ट में आया था जॉन किट्स। कौन आया था? जॉन किट्स। और सबसे पहले बेचारा टपक गया। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना, टपक जाना मतलब मर गए थे। ठीक है,
अब आता है 75 नंबर क्वेश्चन। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये तो सबको पता होगा कि मुझे लगता है कि सबसे सुंदरी वो क्या थी, महिला थी। ये लाइन कहाँ का है, तो एनएपी टैप का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। डैश इज नोन एज ए वार पोएट। योद्धा कवि के रूप में किसे माना जाता है, तो रूपर्ट ब्रूक, जो आपके बुक में लिखा है द सोल्जर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहना है 77। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स फ्रॉम। ये उसकी आंखें डीपली लाइन है, कहां से लिया गया है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। इज ब्रो इज डीपली, एकदम डीप थॉट में बिल्ली सोचता था। इसी की चर्चा हमने की थी कविता के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। के अंडारोवाला वाज ए डैश बाय रिलीजन। के अंडारोवाला क्या थे, तो कौन रिलीजन से थे बताइए, तो थे पारसी से। ठीक है, चलिए उसके बाद है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज केटल डू। जैसे जानवर करता है पानी पीने के बाद, वैसे उसने की अपने हेड को। इज टेकन फ्रॉम, ई कहाँ का है, तो स्नेक का है। ठीक है, तो इस बात को क्या रखना है ध्यान। स्नेक्स वेयर सीन अमंग द बुक्स, यानी बुक के बीचों बीच जो है देखा गया सांप को। और ये किसका लाइन है, माय ग्रैंडमदर हाउस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरिल इंग्लिश कवर्स। मेरिल इंग्लिश कवर करता है कहा उसका तक के पीरियड को, 1150 से लेकर के 1500। क्योंकि आपको बता दूं कि ओल्ड इंग्लिश जो शुरू होती है 449 नहीं तो 450 माना जाता है, और 1066 तक जो है ओल्ड इंग्लिश चलता है। फिर 1150 से लेकर के 1500 तक मिडिल चलता है, और 1500 से लेकर के टिल नाउ यानी कि अभी तक क्या चलता है बताओ, मॉडर्न इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो इस पीरियड को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, हु रोट पैसेज टू इंडिया। ये पैसेज टू इंडिया किसने लिखा, तो इसको लिखा है E.M. फोस्टर। कौन लिखा है, E.M. फोस्टर। ठीक है, E.M. फोस्टर। 82 का इंग्लिश हिंदी आंसर क्या होगा, E.M. फोस्टर। ठीक है, तो पैसेज टू इंडिया बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 83 में क्या कह रहा है, व्हाट हैज इनरिच द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश। यानी इंग्लिश में जो वर्ड आया उसको किसने लाया, तो बोरोइंग ने लाया। तो बोरोइंग का अर्थ होता है कि जैसे 5 वर्ड उस लैंग्वेज से, 5 वर्ड उस लैंग्वेज से, 5 वर्ड उस लैंग्वेज से, सब मिला करके उसको मतलब एक लैंग्वेज बनाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बोरोइंग। क्या पड़ गया, बोरोइंग। बोरोइंग मतलब होता है वर्ड को बाहर से लाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसीलिए आंसर होगा बी। द नॉर्मल कंसिक्वेंट इज इंग्लैंड टुक प्लेस। नॉर्मल कंसिक्वेंट था इंग्लैंड में कब आया, आंसर होगा 1066। 1066। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके समक्ष, ध्यान रखिए। विच लैंग्वेज इज लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। देखिए यहाँ का आंसर कहीं कहीं इंग्लिश दिया है, कहीं कहीं हिंदी दिया है, तो बेहतर आंसर अभी के अनुसार क्या हो जाएगा, हिंदी जो है लिंक लैंग्वेज है किसके किसके बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में। क्योंकि हिंदी कॉमन लैंग्वेज हम दोनों का, दोनों बोलता है, इसलिए हिंदी को हम लिंक लैंग्वेज कह सकते हैं। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर इसको क्या मानता है। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ। रोमांटिक रिवाइवल एसोसिएट थे किन से, विलियम
वर्ड्सवर्थ से। मैंने अभी तुरंत ही जिक्र किया था विलियम वर्ड्सवर्थ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स? जो कैंटरबरी टेल्स है वो किसने लिखा? तो चौसर ने लिखा। किसने लिखा? चौसर ने लिखा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कौन चीज से जाना जाता है? ठीक है, तो किनसे? इन्फ्लेशन से। और इन्फ्लेशन का क्या अर्थ होता है? तो इन्फ्लेशन का अर्थ होता है विभक्तियां। क्या होता है? विभक्ति, जो आप हिंदी व्याकरण में शायद पढ़े होंगे। तो वही जो है विभक्ति, उसी से क्या करते हैं ओल्ड इंग्लिश आज पहचान में आता है, यानी करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, यानी कि विभक्ति के सहायता से हम ओल्ड इंग्लिश को जान पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। कौन से वर्ड से ड्रामा लिया गया है? तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, वी कैन डैश डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्ट इन ओल्ड इंग्लिश। बताइए कि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट थे? तो वी कैन डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। तो 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट है? 4। तो वी कैन डिस्टिंग्विश, हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डैश डायलेक्ट इन ओल्ड इंग्लिश, की इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश में 4 जो है वो क्या है? डायलेक्ट है, बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरथी एल्सेयर इज एन। डोरथी एल्सेयर इज एन कौन चीज? नॉवेलिस्ट, एसिस्ट या सिंगर या पोएटिस? तो इसका आंसर होगा नॉवेलिस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा कि डोरथी एल्सेयर क्या थे, तो एक महान क्या थे? तो ध्यान रखना है आपको, नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 92। बेंजी पेरेंट एंड रेंटेड देयर लैंड टू सेंडर। उस कहानी में चर्चा भी है सेंडर का। ठीक है, ध्यान रखना है। बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू सेंडर, कि बेंजी के पेरेंट जो थे रेंट पे लिए हुए थे। ठीक है, किन से? सेंडर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु रोट द नोवेल अनटचेबल एंड कूली। ये तो भाई बड़ा फेमस है, मुल्कराज आनंद। ठीक है, एंड द नेक्स्ट, शिगा नाओया इज एन डैट शॉर्ट स्टोरी राइटर। शिगा नाओया एक जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ठीक है, एंड 95 विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट। तो ये विस्परिंग नेबर तुम्हारे इर्द गिर्द है, ये किसका है? ये है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम। मैंने सोचा कि उसे नहीं लगा। ठीक है, इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया? ये लाइन लिया गया आपके पास क्या था लाइन? आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम, स्नेक का है। किसका है? स्नेक का है। जब पोएट सोचता है कि हमें उसको मारना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट ए डैश। द स्टेट इज नॉट ए डैश मास्टर। मतलब क्या? डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्टेट इज नॉट द मास्टर, यानी कि स्टेट मास्टर नहीं है या मास्टर स्टेट नहीं है, बट लेकिन द डैश ऑफ द पीपुल, लेकिन वो लोगों का क्या है? सर्वेंट है। कौन? डेमोक्रेसी का मतलब होना चाहिए कोई भी स्टेट का मालिक नहीं हो, लेकिन वो डैश ऑफ द पीपुल, लेकिन वो सर्वेंट का क्या होता है? नौकर होता है। ठीक है, चलिए
तो डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट द, ठीक है, मास्टर, स्टेट मास्टर नहीं है, बल्कि द डैश ऑफ द पीपुल, बल्कि सर्वेंट ऑफ द पीपुल, यानी लोगों का क्या है, नौकर है, और खुद का अपने आप को क्या है, वो मालिक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्टेट इज नॉट द मास्टर, स्टेट मास्टर नहीं है बल्कि लोगों का नौकर है। इस बात को ध्यान रखना। ये सब बड़का बड़का नेता जो है उसके बारे में कहा गया कि स्टेट ही तुम्हारा मालिक नहीं है और पीपुल का क्या है, वो स्टेट सर्वेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी का यही अर्थ होता है। नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज क्रिप्टेड बाय, यानी नेग्रो का जो लाइफ होता है वो द लाइफ ऑफ नेग्रो इज क्रिप्लेड बाय, तो किन से वो क्रिप्लेड था, डिस्क्रिमिनेशन से शोषित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, पास्ट इज नॉट डिड एंड एस्थेटिक, पास्ट इज नॉट डिड एंड स्टेट्स, पास्ट ना कभी मरा है और ना ही उसकी अवस्था। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, द पास्ट इज नॉट डिड एंड स्टेट, सॉरी स्टेट मतलब यहाँ स्थिर होता है, पास्ट ना ही स्थिर है और ना ही मरा हुआ है। ठीक है, पास्ट ना ही मरा हुआ है और ना ही स्थिर है। ठीक है, इसका मतलब पास्ट इज नॉट डिड एंड स्टैटिक, इसीलिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, एक घर था जो अभी काफी क्या है, फार अवे यानी कि दूर है। वेयर ऑन्स आई रिसीव लव, जहां पर मैंने एक प्रेम पाया था। ये किसका है, तो माय ग्रैंडमदर हाउस का है। इस तरह से 100 क्वेश्चन आपका आज का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 1 से 50 तक मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। और जिस प्रकार पहला वीडियो पे आपने प्रेम दी उस तरह इस पे भी दीजिए, मैं ऐसे आशा करता हूं। और शेयर जरूर कीजिए, जितना व्यूज जाएंगे शेयर करिएगा तो उतना बेहतर होगा और उतना वीडियो में क्वालिटी कंटेंट लेकर आऊंगा। अभी से 1 महीना एग्जाम है, अगर आप मेहनत करोगे इस यूट्यूब चैनल के साथ तो आपका मार्क बिल्कुल ही 90+ आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव की चर्चा हम अगले कर देंगे, या क्या क्या बनानी है सब्जेक्टिव वो मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। ठीक है, चलिए आंसर तो नहीं बताएंगे लेकिन हम तरीका जरूर बताएंगे। चलिए सबसे पहले तो भाई यहाँ पर लिखा है सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट एन एस्से। सबसे पहला काम है एस्से लिखना। ठीक है, तो एस्से भाई बच्चा डरता है बहुत लोग एस्से लिखने से, लेकिन डरने से कोई काम चलने वाला है नहीं। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक में या इसमें से कम हाफ जो है, कम से कम हाफ पेज याद कर लीजिए। यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ सिनेमा, चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चा का श्रम पर करा लिखने, द वैल्यू ऑफ ट्रीज, उसके बाद मैन एंड मशीन सेव अर्थ। इसमें सब कोई भी एक टॉपिक उठा करके 10 लाइन 20 लाइन जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, यही एस्से जो कि 8 मार्क में पूछता है। ध्यान रहे इसमें जितने ऑप्शन ई तक है 5 गो ऑप्शन है, इसमें से मात्र एक ही बनाना है। ठीक है, एक के बारे में एस्से लिख दो। अगर मैं रहता इंटर में तो क्या लिखता, वैल्यू ऑफ ट्रीज, चाइल्ड लेबर और मैन एंड मशीन। तो आप भी आपको जो अच्छा लगे उसमें से कोई एक लिखना है, वही है 8 मार्क का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी वन। अब इसमें बच्चा को लगता है दिमाग एक्सप्लेन करना चाहता नहीं। एक्सप्लेन वन यानी 4 को देगा, 1 2 3 4। तो इसमें आपको क्या करनी है, पहले पहचानिए चारों में से कौन है। द होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताइए ये लाइन किस लेसन का है। तो भारत इज माई होम का है।
तब जाकर के हम क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। मतलब पूरे भारत के लोग जो है वो मेरे घर में है, भारत मेरे घर की तरह है और यहाँ के लोग हमारे फैमिली की तरह है। It is obvious that we know more than animals do, and common to it is common to consider this on of our advantage। ठीक है, तो अब ये किसका है जानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तो पकड़ा गया, तो चार में उसको एक ही तो पकड़ाना है। ठीक है, all their lives his father and mother had slept in from bedroom. Now they vacated it and moved into the back। अब ये भी किसका है एक अनुमान करके बताओ। All their lives his father and mother had slept in front of bedroom. Now they vacated in the moved into the back। हमें लग रहा है ये है द अर्थ का। ठीक है, बाद बाकी ये गलत भी हो सकता है, इन्हें किताब में देख लीजिएगा द अर्थ में। ठीक है, अगर लाइन आपको पता चल गया तो आपको कैसे बनाना है, देखिए एक्सप्लेनेशन 4 मार्क का है, मजाक में मत लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन बनाने का एक तरीका है। ठीक है, सबसे पहला ध्यान रखिए, हम 3 स्टेप में बनाते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, कंटेंट लिखते हैं। स्टेप नंबर 2 में सब्जेक्ट लिखते हैं। स्टेप नंबर 3 में कमेंट कर देते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे देखो पहला जो लाइन है वो क्या है, द होल भारत इज माई होम। चारों में इसको एक ही बनाना था, तो मान लीजिए हमको ये मालूम है, हम इसके बारे में बना रहे, चलिए बनाते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे कि दिस लाइन, एक एक लाइन है इसीलिए दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। अब आप लोग लिखते रहिएगा अपना कॉपी में, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए ग्रेट एसे। एसे या स्पीच था ना इनका भारत में, स्पीच, एसे और स्पीच बीच में अवली दे देना, एसे स्पीच which has been spoken or written by डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अब इतना लिख दिए तो हो गया कंटेंट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, इन दिस लाइन द राइटर सेज, व्हाट सेज, क्या कहा राइटर ने, दैट भारत इज माई होम। इट मीन्स दैट राइटर wants to say that whole Bharat, it means Bharat country, is his home and their people are like his family member। तो इस तरह से आपको लिख लेना उसका मतलब। अब नीचे में कमेंट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट अभी हो गया, कमेंट में लिखोगे दिस इज रियली ए फैंटेस्टिक लाइन विच shows the beautifulness writing of the writer डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक्सपेंशन तो चारों में उसको एक ही तो बनाना था, जिसमें से 2 तो पकड़ा ही गया, एक ये भी हमें लग रहा है द अर्थ का ही है। ठीक है, कह रहे एनी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन इज सबली मेड फील दैट इफ ही ऑफेंड द प्रेस। देखो प्रेस चर्चा किया, इसका मतलब समझो यह प्रेस द प्रेस का 3 पकड़ा गया। इसीलिए लाइन देख के अनुभव करना है कि किसका हो सकता है, तो उसके अनुसार आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके समक्ष। नेक्स्ट
नेक्स्ट भी है एक्सप्लेनेशन। देखो भाई, पोएम का एक्सप्लेनेशन तो और गजब का है, और मैंने इसे लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। जो मेरे ऑफलाइन बच्चा है वो इस चीजों को जानता होगा, ठीक है। तो पोएम को सबसे पहले लाइन को पढ़िए उसी की तरह जैसे आपने प्रोज को भी पढ़ा। देयर इज हाउस नाउ फार अवे फ्रॉम ऑन साइड रिसीव लव। ये है माय ग्रैंडमदर हाउस का, है ना। आपको अगर ये वाला याद है तो ये वाला भर दीजिए, अन्यथा पढ़ लीजिए, और भी दिया गया है, ठीक है। करें एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट आई थॉट हाउ पाल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट मीन एक्ट। ये जब सांप को मारता है तब पोएट सोचता है ये स्नेक का है, ठीक है। तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा कि या अनुभव करना पड़ेगा किसका हो सकता है, किस पोएम का। अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स द जेंटलनेस। आप बताइए किसका है, इन हार्ट्स ऑफ पीस अंडर इंग्लिश हेवन। ये द सोल्जर का है ना। अब देखिए अगला क्या है, अगला कहता है एन नाइटिंगेल इज डम एन एंजल विल नॉट कम। बताइए तो ये किसका लाइन है भाई, ये है आपका ऑटो ऑटम का। अब चारों जब पता चल गया तो क्या चारों का आंसर देना है, नहीं नहीं नहीं, चारों का नहीं देना है आपको, आपको देना है सिर्फ चारों में से कोई एक का, ठीक है। तो चलिए अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहेंगे तो चलो हम पहला ही ले लेते हैं। वैसे हम ये चारों आता है कोई भी आप दे सकते हो, इसमें भी वही बात, 3 स्टेप। पहला स्टेप में क्या लिखना है, परिचय, वही कंटेंट। तो कहोगे दीज लाइन्स हैव बीन, चूंकि हम दो लाइन्स है, दो से अधिक लाइन होगा तो दीज लाइन्स हैव बीन, ठीक है। पूरा पूरा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। आप लोग अपना कॉपी चलाइए, हाथ चलाइए और पेन चलाइए, हो जाएगा। चलिए, these lines have been taken from the poem, ठीक है। the poem which has been written। यहाँ अगर पोएम है तो हम कंपोज ज्यादा बेहतर मान लेंगे, which has been composed by a great woman poet कमला दास। अब इतना लिख लिया, अब इनका सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, इन दिस लाइन, इन दिस लाइन्स द पोइटिस, या पोएट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उतना फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। द पोएट इज रिमेंबर हिज हाउस, रिमेंबर हर हाउस, which is which was her grandmother's। in this house in this house she found love, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, ये लव प्राप्त किया था और उसी की चर्चा इसमें किया। which love she wants to 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 get again almost some change also। अगर कुछ चेंज करके भी उसे प्रेम मिल जाए तो हासिल कर मतलब ले लेगा, लेकिन ऐसा मिलना मुश्किल है। यही इनका सब्जेक्ट था। अंत में क्या लिखोगे, दिस इज ए, या दीज आर फैंटेस्टिक लाइन which shows the great affection of a granddaughter to her grandmother। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। आप कॉपी निकाले और लिख लीजिए, वीडियो थोड़ा स्लो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नहीं आती तो अन्यथा ऑफलाइन बच्चों को मैं पूरा बढ़िया सिखाया हूँ, ठीक है।
अब आ जाइए 4, राइट ए लेटर योर फादर। मैं चर्चा किया हूं 2 तरह का लेटर होता है, एक होता है रिलेशन जिसमें आप अपने माता पिता बहन फ्रेंड इन सब को लिख सकते हैं, जिसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। एक होता है फॉर्मल जिसमें आप ऑफिशियल लिखते हैं, प्रिंसिपल को, टीचर को, पीएम को, सीएम को। तो इस टाइप में जो होता है तो हम बच्चे को सलाह देते हैं ये नहीं लिखने का, ये लिखने का। जैसे देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप सब बच्चे जाते होंगे कहाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए, कहाँ से, कॉलेज से, स्कूल से। तो उस समय आपको लेटर लिखना पड़ता होगा, तो हिंदी में तो लिख देते हो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, लेकिन इंग्लिश में क्या करनी है, टू से शुरू करना। जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे करके एग्जाम में रहता है 14 पेज, तो आपको 1/4 अगर छुटल है ठीक है, नहीं छुटल छोड़ देना, तब लिख देना टू कोमा द हेडमास्टर, सॉरी प्रिंसिपल दिया है तो आप प्रिंसिपल दे दो, प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी में टू द हेडमास्टर ऐसे करके लिख के और +2 फलना स्कूल चिलना जो भी है, डेट दे दो, सब्जेक्ट दे दो। सब्जेक्ट कहाँ से लिखना है, बहुत बच्चा सब्जेक्ट में फंसता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इशूइंग ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यही सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। फिर आप नीचे से लिखना शुरू करेंगे, सर या मैम, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। मैं इसलिए पुराने ही एप्लीकेशन बता रहा हूँ ताकि आपको पहले से याद है। आई बेग टू से दैट आई एम सॉरी आई वॉज योर स्टूडेंट। अब मान लीजिए आप मैट्रिक पास हो चुके हैं, नाउ आई पास्ड माई I passed matriculation. So for further study, I need character certificate. So therefore, yeah, so I grant you, yeah, I request you to grant me a character certificate. इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स देगा। और मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था गेस ऑफ 2025, जिसमें मैं बताया था कौन साल का करके जानी है आपको। तो बेसिकली 2000 जब से पैटर्न चेंज हुआ, अब मान लीजिए 2018 या 19 से लेकर के आप 2024 तक का जो है एप्लीकेशन कर लीजिए, उसी में से रिपीट कर देगा एग्जाम। नहीं करता है तो इतना आप अगर सीख लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपको खुद ही रटा जाएगा। आधा ज़्यादा तो इसमें याद ही करके जाना होगा ई वाला में, तो ये आसान है। लेकिन इसमें क्या है, आप ये लिखोगे राइट ए लेटर योर फादर अबाउट विजिट टू विलेज इन द समर हॉलीडे। समर हॉलीडे में अपने फादर को विजिट करने के लिए विलेज जो है उसके लिए लेटर लिखना है। तो ये भी आप लिख सकते हो अगर आपको आता है तो। अब आप पे चॉइस है कि आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे बच्चा भूल करता है, 40 से 50 में आपको आंसर देनी है, ठीक है, शब्द में। इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 5 का जवाब देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने गेस में जो बोला था उस हिसाब से मिला के देखिए। मैंने बोला था पोएम 10 को याद कर लेना, पूरा क्वेश्चन आंसर। उसके बाद बोला था आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश कर लेना। तो देखिएगा अभी हम आपको पूर्ण रूप से सिद्ध भी कराते हैं मिलता है या नहीं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं मिलता है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डज अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक। इत प्रोज का है सेंसरशिप, हाउ प्रीज द प्रेस का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये प्रोज का, मैंने कहा प्रोज का नहीं याद करना, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष, व्हाई डॉक्टर ई भी प्रोज का है,
व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस, चलो ये भी प्रोज का है। व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, ये भी प्रोज का है। व्हाट डज द पोएट फील अबाउट डाइंग फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए मरना लोग पोएट को कैसा फील होता है, ये पोएम का है, द सोल्जर का है। आप इन्हें क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, तो पोएम का मिल गया। व्हाट हॉप द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, जब ग्रैंड मदर डाइड हो गया तो हाउस का क्या हुआ, तो भाई साइलेंस हो गया, तो ये दूगो मिल गया। मैंने क्या बोला था पोएम, दूगो तो बन ही गया, अब तीन को देखते हैं कौन सा हमको मिलता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, नेक्स्ट में कहता है कि हाउ डू वी कंपेयर ऑन लास्ट जर्नी टू द ग्लेव इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, का देखो ये भी पोएम से मिल गया, तीन को मिल गया। व्हाई डिड द पोएट डी.एस. लॉरेंस डिसाइड टू वेट, देखो चार को मिल गया है। अब एक ठो क्वेश्चन में जो देखो डायलेक्ट सीधे पूछ दिया एग्जाम में जो रटाया हूं, तो राइट ब्रीफली अबाउट द डायलेक्ट ऑफ मिडिल में 5 डायलेक्ट थे। ठीक है, तो नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्ट मिडलैंड, कैंटीज, है ना, तो 5 को बताए थे, 5, तो देखो 5 को बन गया कि नहीं, एगो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, 4 को पोएम्स, एगो क्वेश्चन बाकी है, देख लेते हैं किसका है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवेल, ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, और ये हम साक्षात याद करवाए आपको। तो बताइए, आपको 5 बोले थे, 6 बन गया, इसीलिए कहते हैं जितना बोला गया था ना गेस में उतना आप करके जाइए, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आप एग्जाम दीजिए विश्वास पूर्वक और जाइए, देखिए सब क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आंसर एनी, यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से 120 शब्द में, इसमें तीनों को आंसर देना आपको, एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, बच्चा यहाँ हो जाता है कंफ्यूज। देखिए मैं बता रहा हूँ, हम पहले पूरा देते हैं, आपके पास 6 प्रश्न है जिसमें 3 को जवाब देना है। 6 प्रश्न कैसे है, ए बी 2 हो गया, अब देखिएगा बी के बाद हो गया सी 3 और डी 4, उसके बाद हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा ये ट्रांसलेशन है ये, तो ये हो गया आपका 5, उसके बाद हो जाएगा ये 6 हो गया। अब 6 को आपको कोई 3 ही बनाना है ना, बड़ा रोचक की बातें हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको बनानी, हम अपने बच्चा को सलाह देते हैं, वो आपको भी बता रहा, देखिए इसमें 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 आपको हमारा जो ट्रिक है पढ़ाने का वो क्या है, पहले पोएम कर लेते हैं, तो पोएम समरी जो है ना लिख लेना, क्योंकि बच्चा को याद रहता है। देखिए हमने क्या बोला था, 1 से लेकर के 5 तक का पोएम याद करके जाइए, कंटिन्यू लगातार समरी। देखिए एनएपी थे और ऑटो एटम और फायर हिम, इसमें से ऑटो एटम देखिए 1 to 5 चैप्टर के बीच में है कि नहीं है, याद करके जाएंगे, देख मिल गया, एक ही तो बनाना है। अब देखिए यहाँ पर आपने जो आंसर दिया वो 1 नंबर आंसर दे दिया, इसका 2 आंसर क्या लिखेंगे, 6 का ए का कौन चीज 2, अब लिखेंगे ऑटो एटम का समरी, 5 मार्क दे देगा। एक ये बना लीजिएगा, और 2 मिलान चिन्ह प्यारा प्यारा सा है उसे बना लीजिएगा। देखिए मिलान चिन्ह यहाँ पे देखिए डी नंबर, द सोल्जर कौन लिखा, रूपर्ट ब्रूक लिखा है ना, फायर हिम किसने लिखा, फायर हिम के कैंडारू वाला लिखा, स्नेक कौन लिखा, डी.एस. लॉरेंस लिखा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा, वाल्ट व्हिटमैन लिखा, ऑटो एटम कौन लिखा, जॉन किट्स लिखा। आपको एग्जाम में इसे नहीं मिलान करना है, आपको लिखना है इसे करके क्वेश्चन नंबर 6 का डी। ठीक है, अब आंसर देना है 1 का कौन चीज, 3 मार्क के, 1 द सोल्जर है ना, इसका रूप सी ऐसे दे सकते हैं, या आप इसके जगह पर ये भी दे दीजिए 1 नंबर, कोष्ठ विश्लेषण का
नाम लिख दीजिए अगर एग्जाम में टाइम है तब, नहीं तो आप 1 का सी ऐसे करके आंसर दे सकते हैं। समझ गए? तो एक ये बन गया, तो 2 को तो बन ही न गया जी, तो 10 मार्क तो आपको मिल गया। अब एक जो क्वेश्चन है आपके पास वो भी मिलान वाला ही बना लीजिए आप, ज्यादा परेशानी होने की जरूरत, ट्रांसलेशन बनता है तो भी छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 2 मिलान हमको बनाना है। तो अब देखिए, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आए, उसके बाद है द आर्टिस्ट, तो पहले हम हल्का वाला मिला ले। द आर्टिस्ट जो है कौन लिखा है बताइए? ये द आर्टिस्ट कौन लिखा है? सीगा न ओया, है ना। आई हैव ड्रीम कौन लिखा है? आई हैव ड्रीम लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडिया डेवलपमेंट कौन लिखा है? तो ये लिखा है आपको मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकअप। ये जब मिल गया तो आइडिया डेवलपमेंट का बर्ट्रैंड रसेल। उसके बाद इंडिया तो पर्लेसबर्ग, बस हो गया, सब मिल गया। तो देखिए 15 मार्क आपको समझिए फ्री में दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो 15 में 15 अगर ये आ जाती है तो आपका मार्क सीधे 80 पार, है ना। अब देखिए अगर कोनो बच्चा को लगता है सर हमको समरी नहीं याद है, वो क्या करेगा? 2 मिलान तो बनेबे करेगा। और जो बच्चा बिल्कुल न मेहनत करके गया है तो बचपन से पढ़ता है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन देखिए इसमें, ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो 8 गुण जो है आपको 5 गो बनाना है। तो जो ट्रांसलेशन आएगा बना देना। ये भाई गलत है, मिस प्रिंट है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। ये जो है हिंदी में दिया रहना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये मॉडल पेपर में दे दिया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्रांसलेशन बना सकते हैं, है ना। अब 3 गो तो हम कोटा पूरा कर लिए थे ना, तब हमें नहीं बनाना है ट्रांसलेशन, कोटा पूरा करना है, 3 क्वेश्चन बनाना है। समझ लीजिए, नहीं तो बार बार कमेंट करिएगा, हम जरूर जवाब देंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना। बच्चा गलती कर देता है, 2 प्रश्न बना लेता है, कहता है हम पूरा बना लाए, मार्क जब कम आता है तब जाकर के वो पछताता है। तो अगर आपको मन होता है कि हम ये वाला समरी नहीं लिखे, आपका मन होता है हम ये वाला लिखे, ये वाला नहीं लिखे, तो आप ये इसके साथ भी जा सकते हैं। आप इनको नहीं मन मत कीजिए। अगर ये भी दोनों में से कोई नहीं लिखने का मन है तो आप सी के साथ चले जाइए ना। कौन कहता है कि आप जो है इसके साथ जाइए? सी में स्टोरी ऑफ इंग्लिश देखो, राइट है नोट ऑफ फ्यूचर ऑफ इंग्लिश देखो, बच्चा का हम रटाए हैं, आजकल रटाए हैं आजकल। तो इस तीनों में से कोई एक दे दीजिए जवाब, और 2 मिलान बना लीजिए बस। तो 3 को बनाना है भाई साहब, जो 15 मार्क का है, और इनमें लिख लो है, ठीक है। इनमें क्या कर रहा है? लिखा हुआ है। चलिए तो हम चलते हैं, यहाँ पर लिखा है, मैं लिखा हुआ दिखा देता हूँ। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, है ना। कोई 3 गो का जवाब देना है, ABCDEF, है ना। तो वहां तक में चलिए ई तक था। अब देखिए, अब 2 तरह के पैसेज आएगा, एगो आएगा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ठीक है। और एगो जो रहेगा, एगो रहेगा आपको यहाँ पर है संक्षेपण करें, राइट प्रेसिस ऑफ फॉलोइंग पैसेज एंड। तो ये तो आपको बनाना ही नहीं, बनाना कौन सा है? तो हमारे सलाह माने तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पैसेज को बनाना है, ई और ब्लॉक छोड़ देना, ठीक है। कैसे बनाओगे? मैं सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, है ना, क्योंकि माइक जो है कह रहा है अब हम जा रहे हैं। तो बस हो गया, वीडियो भी खत्म ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, ये पैसेज के बारे में बता रहा था। तो पहले आप क्या करेंगे? प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है प्रश्न को इसमें ढूंढेंगे पैसेज में, ठीक है। मिल गया तो वेल, और नहीं मिला तो आप थोड़ा सा वर्ड को जान लीजिए, समझ करके जो आपको आंसर लगता है लिख करके चले आइए। तो भाई ये जो पैसेज है वो प्रैक्टिस का खेल है भाई। किसका खेल है? प्रैक्टिस का। इसीलिए आज से, अभी से जाइए प्रैक्टिस कीजिए,
समझ गए? प्रैक्टिस जो नहीं करिएगा तब दिक्कत है, समझ गए? तो मेरा क्लास बस आज इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और एक चीज अंतिम में हम कहना चाहते हैं, एग्जाम तक बने रहना चाहते हैं, चैनल को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चा को भेजिए। अगर व्यूज बढ़ता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम बढ़िया बढ़िया वीडियो बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे जो सीधे एग्जाम में पूछेगा, समझ गए? अगर आप शेयर नहीं करते हैं, व्यूज नहीं आएगा तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपका बनाएगा कौन वीडियो? इसलिए मैं कहता हूँ, आप सबसे अनुरोध करता हूँ, कृपया शेयर करें और मस्त रहें। और शुभकामना है, आप एग्जाम दीजिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करिए, उनसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एंड लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, सबको बहुत बहुत बड़का कौन चीज, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।